नाउ चिल्ड्रंस, ये है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले जो इसका टॉपिक आता है वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है समझाऊंगा मैं आपको। पहले ये बता दूं, नाम से ही साफ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर ए गिवन कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर अ गिवन कंडीशन। प्रोबेबिलिटी of an event under a given condition, यही है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन दी हुई है, सपोज हमारे पास हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स में दो सिचुएशन है। देखिए यहां पे हैं 52 कार्ड्स। मैंने कहा डायमंड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड। तो डायमंड हमारे पास कितने होते हैं, ये एक सूट है डायमंड, 4 सूट होते हैं हमारे पास, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। तो डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब ये होते हैं आपके ब्लैक कलर के। तो ये हो गए 13 अपॉन 52। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड इज 1/4, राइट। अब हमारे पास दूसरा एक इवेंट आता है, हमारे पास कार्ड वही है 52 कार्ड्स, राइट। यहां पे भी हमारे पास 52 थे। अब हुआ क्या, मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया और वो रेड कलर का कार्ड था। इट इज अ रेड कलर कार्ड, रेड कार्ड, राइट। अब मैं कहता हूं कि वो रेड कलर कार्ड है, उसके डायमंड होने की क्या चांस है, डायमंड के कार्ड होने की, डायमंड के कार्ड होने की क्या चांस है। तो आप देखो रेड कार्ड कितने हैं 26। तो अब यहां सैंपल स्पेस कितना बन गया, हमारा फोकस रहेगा उन रेड कार्ड्स पे, क्योंकि डायमंड तो रेड कलर के ही होते हैं, इसलिए हम इन 26 को ही देखेंगे। वो 26 में से कोई सा भी डायमंड होने के चांस हो जाएंगे उसमें। तो डायमंड के कार्ड हमारे कितने हैं 13। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि डायमंड कार्ड की व्हेन रेड कार्ड इज ड्रॉन। किस बात की, डायमंड कार्ड के निकलने की, जबकि हमें यह इवेंट गिवन है, यह हमारी कंडीशन हो गई इसमें कि रेड कार्ड इज ड्रॉन। हमने कार्ड जो निकाला रेड, तो हमारे डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 और टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो अब आप देखोगे कि यहां पे डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और यहां पे वही डायमंड कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो यहां पे क्या आ गया, देयर इज अ चेंज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड। तो दिस चेंज इन द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट चिल्ड्रंस। तो आप इसे नोट कर लें चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रंस, एक बात तो यहां आपको बताने की है कि कंडीशन क्या थी, what is the condition given and what is the probability you have to find। तो देखिए यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी कंडीशन जो गिवन थी वो थी हमारी कि रेड कार्ड इज ड्रॉन। ये हमें वो कंडीशन थी, कौन सी, ये हमारी वो कंडीशन थी कि जिसके अकॉर्डिंगली हमें इसको ध्यान में रखकर डायमंड कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, और ये हमें फाइंड करना था। तो इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन आपको गिवन रहेगी, उसी के रिस्पेक्ट में, गिवन के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि गिवन प्रोबेबिलिटी जो है गिवन विद रिस्पेक्ट टू फाइंड, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है, या तो हम लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है उसको हमें किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन गिवन रहेगी उसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी, जो भी इवेंट है, दोनों ही इवेंट होंगे, ये भी गिवन भी इवेंट होगा, फाइंड करने वाला भी इवेंट है। तो जो फाइंड करना है वो हमें गिवन की कंडीशंस पे, जो गिवन कंडीशंस है उनकी विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करना, राइट चिल्ड्रंस। तो ये आप नोट कर लें चिल्ड्रंस। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऐसा है चिल्ड्रन, मैं आपको बनाता हूं इसका डेफिनेशन। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, ठीक है, एसोसिएटेड with a random
experiment associated with the random experiment, then the probability of occurrence of event A given that event B has occurred such that PB is not equal to 0 is called conditional probability of event A, राइट। ये इसमें यह है कि हमारे पास दो इवेंट थे, तो हमें इवेंट A के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और जबकि हमें पता है इवेंट B हैज अकर्ड, दैट मीन्स वो हो चुका, तो इसे हम कहेंगे कि इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, एंड इट इज डिनोटेड as P B given A, right? A given B, right? इसमें ये हो गया, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है A इवेंट की, एंड इट इज गिवन दैट B इवेंट हैज हैपेंड, राइट, सच दैट PB इज नॉट इक्वल टू 0, राइट चिल्ड्रंस, ठीक। तो इसके लिए ये होता है, अगर हमारे पास ये हो कि A इवेंट हो चुका और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम तब इसको पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B गिवन A, राइट। यानी कि ऊपर हम हमेशा लिखते हैं जो इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा आता है जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है कि ये हो चुका है, ये हमारा इवेंट हो चुका है, इसको हमें फाइंड करना है, तो ऊपर फाइंड करना, नीचे गिवन, तो इसे रीड करेंगे हम A गिवन B, B हमें गिवन है, A हमें फाइंड करना होता है, राइट चिल्ड्रन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0, नोट इट डाउन चिल्ड्रंस। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0 लिख दिया था, इट इज नॉट 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज PB नॉट इक्वल टू 0, ये इससे रीड करना, गलती से वो लिखा गया था, ठीक है, ओके चिल्ड्रंस, नोट इट डाउन। अब है चिल्ड्रंस, मैंने आपको पीछे बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन B, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखें, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो इवेंट की गिवन है, डिवाइडेड बाय दैट, एंड एक चीज़ होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आप इसमें ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, दैट मीन्स हमारा B की प्रोबेबिलिटी गिवन है, A की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट B, तो इस केस में फॉर्मूला रहेगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन, और गिवन क्या है आपका, गिवन इज योर इवेंट A, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, और इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, राइट। तो ये आपके हो गए दो इसमें प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूले, ठीक है इवेंट चिल्ड्रंस, नोट इट डाउन चिल्ड्रंस। नाउ चिल्ड्रंस, यहाँ पे हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली होती है व्हेन लेट E and F be any two events of sample space S, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F इज इक्वल टू 1, राइट, ये होता है। तो इसमें होता है चिल्ड्रंस, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन F, हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F, राइट, अपॉन प्रोबेबिलिटी इवेंट F की हमें गिवन थी, ठीक। अब क्या होता है, देखिए S इंटरसेक्शन F, सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस है, तो E और F क्या है, E और F, ये E है, ये F है, और ये हमारा सैंपल स्पेस, तो ये क्या है, दीज आर द
इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो अब मैं आपको S इंटरसेक्शन F कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली F। तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा आपका F। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S इंटरसेक्शन F को प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इट इज नथिंग बट 1, राइट चिल्ड्रन। अब आता है हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F, तो ये हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन, अब इसी F का अपने साथ ही इंटरसेक्शन होना, तो मतलब पूरा का पूरा वही सेट आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये भी हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन। इसी प्रॉपर्टी को, ये भी आपका हो गया। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E इज इक्वल टू 1, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रंस। तो इसे आप नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, ये है लेट A एंड B आर एनी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस S, ठीक है। ये A और B कोई से दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस S के, एंड F इज एन इवेंट ऑफ S भी है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास होता है एक प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन F, राइट चिल्ड्रन, ये होती है। और दूसरा इसका क्या होता है, व्हेन, ये तो तब था जब दो इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं होते, यानी कि इन दोनों में ये A और B क्या है आपस में डिसजॉइंट नहीं है। अगर ये A और B डिसजॉइंट होते यानी कि इनमें कोई कॉमन होता ही नहीं, तो ये A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता, इसमें 0 हो जाता। तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी, और तो हमारी बन जाएगी खाली यही फॉर्मूला बच जाएगा इसको एक्सक्लूड करके। तो ये हो जाएगा व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट इवेंट्स, व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट इवेंट्स, तो तब क्या होता है, P A यूनियन B गिवन F, ये इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन F, यही रह जाएगा, ठीक है चिल्ड्रंस। तो ये आप नोट कर लें, प्रूफ अभी कराता हूँ इसमें। नाउ चिल्ड्रंस, इसका प्रूफ है, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन F। देखिए इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन F, फॉर्मूला है हमारे पास, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। दिस इज अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F, राइट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया था, हमारे पास ये था A यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्या होता था हमारे पास, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये हमारा होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने सेट्स में पढ़ा था। दूसरा अब होता है हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास एक पता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी पढ़ा था। और दूसरा हमारे पास क्या था, एन ना हो, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर प्रोबेबिलिटी, और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हमारा प्रोबेबिलिटी में बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारा
ए है ए इंटरसेक्शन एफ और बी है बी इंटरसेक्शन एफ। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूट, फिर से अगेन वही लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन एफ एंड इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, राइट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसे हम लिख लेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस व्हाट इज दिस, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो ये सभी इंटरसेक्शन है, तो इसे हम सिंपली इसे यूं लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, राइट चिल्ड्रन, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये एफ है, ये हम न्यूमरेटर को इसमें डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर की सब टर्म्स के नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हम इसे ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड माइनस प्रोबेबिलिटी, थोड़ा इसे अलग लिखेंगे, देखिए चिल्ड्रन, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट चिल्ड्रन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज दिस, ये फॉर्मूला हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, राइट चिल्ड्रन। ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी बी गिवन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये फॉर्मूला हमारा बन गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ, राइट चिल्ड्रन। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ का हमारा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद का आगे देखिए चिल्ड्रंस, यहाँ पर सॉरी इसे आप नोट ही कर लें, तो मैं इसको बाद में अलग से समझाता हूँ, ये तब तक आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब क्या है चिल्ड्रंस, ये तो मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब होता है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, अगर ये कैसे इवेंट्स होते हैं, दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स, इट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और हम ए इंटरसेक्शन बी 5, यानी कि ये तो जीरो हो गया, मतलब नल सेट, उसमें कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ पे लिख लें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं सेट में, तो क्या है एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होने पे क्या होगा, इसे सबको वो 0 कर देगा। तो यानी कि यहां पर अब क्या फर्क पड़ेगा, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ, यही आपका बच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स, राइट चिल्ड्रन, नोट इट डाउन चिल्ड्रंस। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी चिल्ड्रन, थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ई गिवन एफ, राइट। तो इसके लिए हमारे पास है चिल्ड्रंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एस गिवन एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1। एस क्या है आपका, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, वो होता है इट इज यूनियन ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इज इक्वल टू 1, राइट। क्योंकि सिंस यहां पे लिख लेंगे, सिंस एस इज इक्वल टू ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, ये हमें सेट्स में पता है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमने पहले अभी बाय प्रॉपर्टी, ये तो बाय प्रॉपर्टी बनाया, ये तो हो गया प्रॉपर्टी फर्स्ट, और प्रॉपर्टी 2 से हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्रॉपर्टी ई गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इज इक्वल टू 1। वाई, सिंस
E and E dash are disjoint events, ये क्या है? डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? E इंटरसेक्शन E डैश इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। और ये हमने कहाँ से किया? बाय प्रॉपर्टी 2। अभी हमने ऊपर ये प्रूव किया था। तो ये सिंपल हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट F इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, राइट। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ। ठीक है चिल्ड्रंस, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो चिल्ड्रंस ये तो हो गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया इसमें, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। आगे मैं आपकी कराऊंगा इसकी एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.1, राइट। उससे पहले आप ये सब नोट कर लें, इसे पढ़ लें, ठीक है। टिल देन गुड बाय चिल्ड्रन।